नमस्कार। मैं नित्यानंद सनवार। भैया बहनों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह है पुस्तक अनादिका हिंदी व्याकरण तथा रचना, कक्षा पंचम की है, व्याकरण की पुस्तक। इसमें इसी पुस्तक को आप खरीदेंगे, इसके अलावा दूसरी पुस्तक जो है नहीं खरीदेंगे। ये पुस्तक जो है नई पुस्तक है। इसी सत्र से यह पुस्तक कक्षा पंचम के लिए उपलब्ध कराई गई है। भैया बहनों, व्याकरण, किसी भी भाषा में व्याकरण का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसी क्रम में व्याकरण का ज्ञान अगर किसी विषय में नहीं होता है तो वह विषय उसके लिए अधूरा हो जाता है। इसलिए भाषा कोई भी हो, उसमें व्याकरण का अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए हमको व्याकरण का ध्यान रखते हुए हमें इस पर विशेष इसकी शुद्ध अशुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। भैया बहनों, जैसा कि पहला पाठ हम ले रहे हैं, आज मैं आपको पहले पाठ में भाषा और व्याकरण के विषय में बताऊंगा। भैया बहनों, जैसा कि आप ऊपर चित्र में देख रहे हैं, हमारे सामने दो चित्र भाग क में हैं, दो चित्र भाग ख में हैं। भाग क के चित्रों में आपने देखा कि समाचार पढ़कर सुनाए जा रहे हैं, यानी टेलीविज़न के माध्यम से, और बोलकर नेताजी अपने विचार बता रहे हैं, यानी भाषण दे रहे हैं। भाग ख के चित्रों में लड़की पत्र के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रही है, और ईमेल के माध्यम से लड़की अपने पिता को पत्र लिख रही है। इस प्रकार भाषा को दूसरों तक पहुंचाने के दो माध्यम हमारे सामने आए हैं, एक बोलकर तथा दूसरा लिखकर। भाषा को समझने में भी दो माध्यम हमारे सामने आए, एक सुनकर तथा दूसरा पढ़कर। भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है। भाषा के माध्यम से ही विचारों का आदान प्रदान हो सकता है। हम यह भी कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भैया बहनों, अब भाषा के दो भेद होते हैं। जैसे कि ऊपर आपने सुना, अभी मैंने समझाया आपको कि दो भेद, इसमें हम अपने मन के भावों या विचारों को दो रूपों में प्रकट कर सकते हैं, बोलकर तथा लिखकर। इस प्रकार भाषा के दो रूप हुए। इनके नाम हैं मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा, इसको कथित भाषा भी कहते हैं। जब हम अपने विचार मुख से बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं।
जैसे वार्तालाप, वाद विवाद, भाषण, कोई घटना या कहानी सुनाने में भाषा के इसी रूप का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, भाषा के इस रूप का प्रयोग सर्वाधिक होता है। इसका प्रयोग पढ़े लिखे अथवा अनपढ़ सभी व्यक्ति करते हैं, अर्थात जो मौखिक भाषा है, जो यानी कोई भी बात करता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो, जो मौखिक में बात करते हैं वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से हमने देखा कि भाषा के दो रूप हमारे सामने आए, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। भैया बहनों, आज जैसा कि इस चित्र में, नीचे वाले चित्र में एक भैया और एक बहन वे आपस में बात कर रहे हैं। ये कौन सा रूप हुआ? भाषा का कौन सा रूप हुआ? आप समझ गए होंगे। जब ये आपस में बात कर रहे हैं तो ये भाषा का मौखिक रूप ही कहलाता है, ठीक है। और ऊपर में आप देख रहे हैं जो नेताजी भाषण कर रहे हैं, तो ये भी मौखिक रूप होता है, भाषा का मौखिक रूप होता है। दूसरा आया हमारे सामने लिखित रूप, लिखित भाषा। और हम जो है आपको लिखित भाषा के विषय में जानकारी देंगे। लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, लेख लिखना, पुस्तक लिखना, कहानी लिखना, समाचार पत्र लिखना, पत्रिकाओं को लिखना आदि में भाषा के इसी रूप को प्रकट किया जाता है। इस भाषा का प्रयोग केवल पढ़े लिखे व्यक्ति ही कर सकते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग कौन कर सकते हैं? केवल जिनको पढ़ना लिखना आता है। अनपढ़ व्यक्ति इस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। देखिए चित्र में बालक लिखित भाषा का प्रयोग कर रहा है। जैसे कि सामने के चित्र में बालक क्या कर रहा है? कुछ लिख रहा है, तो ये लिखित भाषा है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगला, उड़िया, मलयालम, असमिया, संस्कृत, पंजाबी आदि भी भाषाएं होती हैं। इतने सारी ये जो भाषाएं हैं ये अपने ही देश में बोले जाते हैं। दूसरे देशों में भी इसी प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं उनके देश के अनुसार। इस प्रकार भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भैया बहनों, जब मन के भाव संकेतों द्वारा प्रकट किए जाते हैं तो भाषा के इस रूप को सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषाओं में हम अपने विचारों को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। व्याकरण में इस भाषा के रूप को मान्यता नहीं दी गई है। एक तीसरी भाषा आती है सांकेतिक भाषा, लेकिन उसको मान्यता नहीं दी गई है, इसलिए इसका उल्लेख ज़्यादा नहीं किया जाता। इसके पश्चात हम बोलते हैं बोली। भाषा के विकास के साथ साथ इसका विस्तार भी होता रहा है और क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। इस कारण भाषा में समय समय पर उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन किसी अन्य छोटी भाषा को जन्म देते हैं। ये छोटी भाषाएं बोली कहलाती है। यह किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ के निवासियों द्वारा
अपने विचारों का आदान प्रदान करने में मौखिक रूप में प्रयोग की जाती हैं। भाषा के अर्थात ये कहें कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ब्रज भाषा तथा अवधी बोली जाती है और बिहार राज्य के कुछ भागों में भोजपुरी बोली जाती है। विशेष इसके पश्चात है भैया बहनों लिपि। हम अनेक भाषाएं पढ़ते हैं। भाषा को लिखित रूप देने के लिए मूल ध्वनियों के संकेत रूप में कुछ चिन्ह मान लिए जाते हैं जो वर्ण कहलाते हैं। चिन्हों का एक निश्चित क्रम होता है। इस क्रम को की एक निश्चित व्यवस्था होती है। भाषा में प्रयुक्त होने वाले इन ध्वनि चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। अर्थात ये कहें किसी भी भाषा के ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। सभी भाषाओं की लिपि एक सी नहीं होती है। जैसे हिंदी को हम जिस लिपि में लिखते हैं उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। इस प्रकार अन्य भाषाओं की भी अलग अलग लिपि होती है। जैसे संस्कृत, हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी होती है। अंग्रेजी की लिपि रोमन होती है और उर्दू की लिपि फारसी तथा पंजाबी की लिपि गुरुमुखी